हेलो एवरीवन, हिस्ट्री एंड अर्थी के वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। हमने लास्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में मेडिवल इन हिस्ट्री को शुरू भी करा और आज हम बलबन के इस सेक्शन के को एंड करने वाले हैं। इसके बाद हम कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस की बात करेंगे, पर प्राइमरली इसके बाद हम खिलजी डायनेस्टी पे एंटर करेंगे, राइट। इससे पहले कई सारे वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, 4 to 5 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप पहले वीडियो लेक्चर्स जरूर देखें एंड देन इसे और आगे वाले जितने वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनको एक प्रॉपर कंटिन्यूटी में देखें, तब जाकर आपको मेडिवल इन हिस्ट्री ज्यादा बेटर में समझ में आएगी। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो लेक्चर आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें टू आवर वीडियो चैनल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। किसी भी तरह की इशू, फीडबैक, सजेशन, कमेंट जरूर शेयर करें। ना सिर्फ ये मुझे इंप्रूव करने में हेल्पफुल होगी, बल्कि आपकी किसी भी तरह की डाउट होगी तो उससे भी मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जितनी मैं जल्दी कर सकूं, जितनी एफिशिएंसी में कर सकूं, डेफिनेटली। नाउ one last thing, many people were asking about the PDFs. So yes, मैंने कुछ 3-4 वीडियो लेक्चर्स की, ऑब्वियसली 2-3 वीडियो लेक्चर्स की हमें से मैंने अपलोड नहीं करा है। द रीजन बिंग आई वांटेड टू अपलोड द एंटायर लाइक जो सीरीज की पीडीएफ है, कंटेंट है, उसे क्यूमुलेटिव फॉर्म में मैं आपको शेयर कर दूंगा, राइट। सो पॉजिटिवली आफ्टर 2 to 3 वीडियो लेक्चर्स एक आपको क्यूमुलेटिव वे में मिल जाएंगी एंड देन उसके बाद जितने वीडियो लेक्चर्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग मैं एक प्रॉपर चैनलाइज वे में आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। तो इस चीज की दिक्कत और स्ट्रेस आप ना ले, वो मुझ पर छोड़े, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, राइट। बलबन एज अ रूलर 1266 से लेके 1287 तक का इसका रूल चलता है। बलबन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक ऐसा रूलर जो तुर्कानी चहलगानी का पार्ट था। उसके बाद वो एक प्रोमिनेंट नायब की तरह बना, वजीर की तरह बना। देन उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग हुई। बाकी के तुर्कान चहलगानी के एंड बाकी नोबिलिटीज जो थे, जो उसे पसंद नहीं करते थे, उसके राइजिंग प्रेस्टीज के अगेंस्ट वो थे, या उससे इनसिक्योरिटी वो फील करते थे, जो बहुत कॉमन है आज के टाइम पे भी। उसके अगेंस्ट प्लॉटिंग शुरू हुई एंड उसे रिमूव कर दिया गया। एंड उसके स्पेस में जब वैकम क्रिएट हुआ, वहां पे इमाउद्दीन को लाया गया, इमाउद्दीन रहमान, जो कि एक इंडियन मुस्लिम था। बलबन ने पेशेंस दिखाया एंड अपनी स्किल्स, मिलिट्री डिप्लोमेटिक स्किल्स के थ्रू वो वापस पावर में आता है, एक सुल्तान बनता है। एंड उसके बाद उसने तुर्कान चहलगानी को डिसबैंड करा एंड सबको बोला कि टाटा बाय बाय, आप रेंट लो, सॉरी आप पेंशन लो एंड आप आराम से मेरे नजरों से दूर हो जाओ, राइट। इसने ये बात बिल्कुल समझा और इस बात को देखा भी कि कहीं ना कहीं सुल्तान की जो पोजीशन है वो वीक हो गई है, ऑब्वियसली पपेट रूलर्स की वजह से। नोबिलिटी के किंग मेकर के तौर पे वो जो काम करने शुरू कर रहे हैं, गाना बजाना, डांस करना, गैम्बलिंग करना और जितनी भी चीजें बुरी हो सकती है, जिससे कोर्ट की प्रेस्टीज है वो खो चुकी थी। तो इसने बिल्कुल कोशिश करी कि मैं बस किसी ना किसी तरीके से इन सारी चीजों को इंप्रूव करूं। तो ये कैसे होगा? ये तब होगा जब मैं अपने आप को एक डिवाइन तौर पे पेश करूंगा। तो इसने अपने आप को गिलगमिश से जोड़ना शुरू किया, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया है। सेकंड, इसने अपने कोर्ट को स्प्लेंडिडली, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड लैविश दिखाया, इसके बारे में मैंने बताया था। थर्ड, ये जब भी पोसेशन से निकलता था तो इसके साथ में जितने भी सोल्जर्स हुआ करते थे, वो ना सिर्फ बल्कि बहुत ज्यादा भयंकर डरावने लगते थे, बल्कि उनके हाथ में एक नंगी तलवार भी हुआ करती थी। यानी वो बयान में नहीं होती थी, वो बाहर होती थी। वो हमेशा खड़ी हुई दिखती थी, लाइक एक छोटा सा स्टेप और वो अप, वो गर्दन साफ, ऐसा एक काइंड ऑफ फियर साइकोसिस क्रिएट करने की कोशिश करता था वो। देन उसके आयरन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, देन उसके कई सारे जो हार्श मेजर्स थे। अपार्ट फ्रॉम दिस उसने बताया था कि मैं ही शैडो हूँ, जिसे हम जिलेला भी कहते हैं। जिनेला, ये आपने सुना होगा, जिनेला, वो वही कॉन्सेप्ट आता है कि मैं उस ऊपर वाले और जनता के बीच में हूँ। मैं जो बोलूंगा वो रूल है, मैं जो बोलूंगा वही ऑर्डर है, मैं जो बोलूंगा वही सब कुछ है। मैं ही कानून हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और मेरे ऊपर सिर्फ भगवान है, और या फिर वो ऊपर वाला है, वो अल्लाह है, और मैं सिर्फ उसी को रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। ना सिर्फ इसने ये करा, बल्कि इसने ये भी कोशिश करी कि मैं जो कपड़े पहनूं वो लैविश हो, और मैं जो चीजें पहनूं वो कोई और ना पहने, तो मुझे वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव बना देगा। अपार्ट फ्रॉम दिस उसने ये भी बोला कि मेरे कोर्ट में पहली बात कोई ड्रिंक करके नहीं आएगा, किस तरह के नशे करके नहीं आएगा, ना हंसना होगा, ना गाना बजाना, ना किस तरह का एंटरटेनमेंट। वहां पे लोग सिर्फ काम करने आ रहे हैं, यू हैव टू डू द सेम, राइट। ये चीजें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसने ये भी कोशिश करी कि वो सारी नोबिलिटीज को वो एक काइंड ऑफ अपने अंडर सबॉर्डिनेट पोजीशन पे रखे, कि कोई भी ये हमेशा उनको याद रहे
कि वो राजा के सबॉर्डिनेट है, उसे सजदा एंड पाइबोस के आइडिया को पेश करा। आपको जाके राजा के पैर को चूमना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, प्रोस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो ये हर दिन वो बताना चाहता, दिखाना चाहता है कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ, आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, तो उसने ये भी बोला कि मैं अपने पावर को कभी किसी से शेयर नहीं करूँगा। मैं सारे पावर को अपने पास रखूँगा। और ये हमें तब ज़्यादा बेटर समझ में आता है जब शेर खान, क्योंकि इसका खुद का भाई था, वो पावरफुल बनते गया। शेर खान वाज़ दैट पर्सनैलिटी जिसने सल्तनत को बचाया था मंगोल इन्वेजन से। पर वो क्योंकि उसकी प्रेस्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी, तो कहीं न कहीं बलबन को एक थ्रेट लग रहा था कि शायद इन फ्यूचर हो सकता है मुझे पावर शेयर करना पड़े, एंड उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए शेर खान को ही मार दिया। इसने ये भी कोशिश करी कि मैं उन सारे वॉइसेस को जो मेरे अगेंस्ट राइज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई गाँव हो, चाहे कोई इंसान हो, उन सबको मार दूँ, पनिश करूँ, या तो आप मेरे साथ हो या तो आप मेरे दुश्मन हो। ऐसा एटीट्यूड उसने रख रखा था। उसने ये भी कोशिश करी थी कि मैं इन चीज़ों का भी ध्यान रखूँ कि कोई मेरे अंदर अगेंस्ट प्लॉटिंग तो नहीं कर रहा। तो उसने बारित्स को भी, जो कि स्पाइस होते हैं, उनको भी अपॉइंट करा था। इसने एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसे नॉन टर्क्स से, कन्वर्टीज से बहुत दिक्कत थी। बर्नी ने भी इस चीज़ को बहुत एम्फसाइज किया कि ये चीज़ करना ज़रूरी था, और उसने इसको एक्सेप्ट किया और इसको सपोर्ट भी किया कि जो टर्किश नोबिलिटी है, हाई बॉर्न उसी को ही फेवर करना था, और करना ज़रूरी भी था, क्योंकि हमने उसे गिलगमिश की तरह देखा है। और अगर वो लो बॉर्न को इवन छोटे-छोटे पोजीशन में, चाहे एज़ अ बैरिड हो या एज़ अ लो लेवल कॉरेस्पॉन्डेंस हो, उनके तौर पे भी अगर उनको अपॉइंट करते, तो सीधा-सीधा उसके बलबन के पोजीशन को हार्म करता और दिखाता कि शायद वो लो बॉर्न है, जो वो कभी भी नहीं चाहता था। दैट्स द रीज़न। अब मैंने बताया था कि वो ये भी बोलता था कि जब मैं लो बॉर्न को देखता हूँ, कन्वर्टिबल देखता हूँ, मेरा हाथ मेरे तलवार की तरफ जाता है बस उसकी गर्दन को उड़ाने के लिए। तो ऐसा हम देख सकते हैं। बर्नी ने ये बताया था कि ऑब्वियसली मैंने बता दिया था कि वो अफराशेफ से कनेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मुल्क जुनैदी जो थे, वजीर थे, उनकी प्रेस्टीज कम होना शुरू हो गई थी जब ये पूरा कानून आना शुरू हुआ कि नॉन टर्क्स एंड नॉन मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा ये पोजीशन, ये कम्युनिटीज को पोजीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी फैमिली वीवर थी, इनकी पोजीशन वीक होना शुरू हो गई। और जो बर्नी के अकाउंट्स उतना ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं मानते हम, क्योंकि हमारे पास और कोई सोर्सेस नहीं है इसको प्रूव करने के लिए कि ये सच है। एंड खासकर जब हम केस ऑफ याकूत की बात करते हैं या मौद्दीन रहमान रेहान की बात करते हैं, जो मैंने बताया था, उन्होंने भी हायर एक्लियंस, जो हायर स्टेटस है, हायर पोजीशन है, उसको उनको एक्सेप्ट करा, बल्कि उसमें सर्व भी करा। बलबन जो था वो ये भी मानता था कि ज्यादा पैसा होना या बिल बहुत ज्यादा गरीबी होना, दोनों कारण बनता है रेबेल का। तो टैक्स लगाना चाहिए सो कि ज्यादा कोई अमीर भी ना बने, बट इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए कि कोई बहुत ज्यादा लोग गरीब हो जाए। अगर चीजों को देखोगे समझोगे तो आपको समझ आता है कि जब लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जाते हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं रहता है, एंड उनको ये दिख रहा है कि जो मेरा राजा है वो एक लैविश लाइफस्टाइल को जी रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन अब देख लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। तो लोग प्रोटेस्ट करेंगे ही करेंगे, एंड हो सकता है कि जो करंट राजा है उसको भी हटा दे, एंड उसको बहुत बुरी मौत दे, जो हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिलता है, राइट? He always followed a policy of policies against rebel, harsh policies against rebels, I must say, कि अगर आप मेरे अगेंस्ट रेबल कर रहे हो, गद्दारी तो कहना गलत होगा, बागी बन रहे हो, तो इस केस में मैं आपको हार्श पनिशमेंट दूंगा। और ये चीज हमें खासकर देखने मिला मियोस के केस में। ग्रुप था जो कि जंगलों में रहता था दिल्ली के आसपास में। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये बहुत ज्यादा ही एक नुआंस क्रिएट कर रहे थे, ट्रेडिंग एंड मूवमेंट को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, बिकॉज ये लोगों को किडनैप कर देते, उनको मारते थे, लूटते थे, इस काइंड ऑफ चीज होती थी। कई सारे कंप्लेंट्स पहुंचे बलबन के पास, एंड क्योंकि इससे वो भी कह रहा था कि ना बच्चे जा सकते हैं रात में, ना मतलब एक ट्रेडिंग, अब रात में कहीं जा नहीं सकते, क्या पता लूटपाट हो जाए, मार दिया जाए, तो कई सारी चीजें ऐसी इश्यूज आ रही थी। तो उसके से बलबन ने क्या किया, पहले तो सारे जंगलों को साफ करना शुरू किया, और कई सारे म्योर्स का स्लॉटर करवाया था। उसके बाद इसने फोर्ट्स को बनवाया, किलों को बनवाया, थानास बनवाया, और वहां पे अफगान्स को रखा सो दैट की प्रॉपर वे में चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन हो। ऐसे कुछ सिस्टम उसने अवध, रोहिलखंड और कई सारे और भी जगहों पे किया था, सिंपल से रीजन, मुझे पीस मेंटेन करना है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि इसने ट्रेडिंग को बहुत एम्फेसाइज किया। एज रिजल्ट ट्रेडर्स एंड बंजारस को हम देख सकते हैं कि इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। तो कीप हिज आर्मी मोबाइल, उसने कुछ मेजर्स लिए थे जो कि अपने आप में बहुत रेलिवेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। उसने ये करा कि पहली बार मैं रेगुलर बेसिस पे सबको हंटिंग एक्सपीडिशंस के लिए लेकर जाऊंगा। हंटिंग के लिए जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप में एक्टिव रहना पड़ेगा, बिकॉज जंगली जानवर से आपका सामना होने वाला है। सेकेंडली उसने ये बताया कि मैं कभी भी आपको बुला सकता हूँ, तो यू शुड बी अलर्ट। हो सकता है कि अगर कल हंटिंग जाना है तो आज रात में 12 बजे पता चला कि सुबह 4 बजे 5 बजे हंटिंग पे जाना है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आपको ऐसे में अलर्ट रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी वो बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, इस तरीके से एंगेज भी हो, मजा भी आ रहा है, एंड आप एक्टिव एंड अलर्ट दोनों। उसने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज इस भी करा था कि मुझे कंपोजिशन में फोकस करना, लाइक एलिफेंट्स होने चाहिए,
हॉर्सेज होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं बहुत बाद में डिटेल में डिस्कशन करना चाहूंगा, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू बलबन के रिलेशन मंगोज से, देन खिलजीज के रिलेशन मंगोज से, इस तरीके से रिलेशन जो है ना मंगोज के साथ किस तरह रिलेशनशिप था, बिकॉज ये रिलेशनशिप अपने आप में रेलिवेंट है व्हेन इट कम्स टू यूडीसी नेट और मास्टर्स एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम और किसी तरह के एग्जाम को, क्योंकि समझना जरूरी है इस रिलेशनशिप को, जो मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, बट इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, राइट। सो हमें समझ में आता है कि मंगोल्स के कंट्रोल की वजह से खुद को आफ्टर हलाकू की मृत्यु के बाद, जो कि एक बहुत अच्छा दोस्त था बलबन का, उसकी मृत्यु के बाद बलबन और मंगोल्स के रिलेशन कमजोर हो गए, और हॉर्सेस जो कि तर्किस्तान और खुरासन के रीजन से आते थे वो भी रेस्ट्रिक्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं बलबन को इंडियन जो ब्रीड से उन पर रिलाई करना पड़ा, जो कहीं ना कंपेरेटिवली वीक थे। ये चीज भी हमें देखने को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलता है, और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है बलबन के डाउनफॉल का, या उसके मृत्यु के बाद डाउनफॉल का, एम्पायर के डाउनफॉल का। स्ट्रगल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द सल्तनत। बर्नी ये कहते हैं कि डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट को रिस्टोर करने के लिए कई सारे स्ट्रॉन्ग रूल्स और डिटर्मिनेशंस को लाया गया था, उसको बनाया गया था, इसको एक्सेप्ट किया गया था, जिससे जितने भी लोग थे, हाई बॉर्न लो बॉर्न, वो राजा के सामने सबमिट कर रहे थे। इन पॉलिसीज का एक इफेक्ट था वो, समझ रहे हो? साथ ही साथ अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये कह रहे हैं कि लोग सबमिट कर रहे हैं, पैरेलली एक इंटरनल डिसेंट देखने में रहा है, लोग खुश नहीं भी है, और लोग फायदा उठाने की कोशिश करें कि बस एक बार आप कमजोर हो, हम जाके अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम कार्व आउट करेंगे। और यहाँ पे दो चीज देखने मिलती है। एक, वो सारे नोबिलिटी, वो सारे चिफ्टन्स जो एम्बिशियस थे, वो कोशिश कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंट किंगडम को कार्व आउट करने का। सेकेंडली, राजपूत और रायास जो अपने आप में, खासकर राजस्थान के, वो भी अपने आप में कोशिश कर रहे थे कि मैं टर्क्स को, जो कि बाहर के, हम टर्क्स को जो बाहर के आए हुए, उनको अपने सॉइल से धक्के मार के निकालें। रजिया की मृत्यु के बाद जो ग्वालियर था, रणथंबोर था, वहां से टर्क्स को भागना पड़ा, क्योंकि राजपूत जो चिफ्टन्स थे, राजपूत जो फोर्सेस थे, उसके सामने टर्क्स स्टैंड नहीं कर पा रहे थे। बलबन ने ग्वालियर को रिकवर तो कर लिया, पर रणथंबोर को करने में वो असमर्थ रहा, वो फेल हो गया। टर्क्स जो थे वो अजमेर को कंट्रोल कर रहे थे, नगौर को कंट्रोल कर रहे थे, बट उनका इन्फ्लुएंस अगर राजस्थान के बाकी एरिया से बात करें, वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर था। जमुना या यमुना के साउथ पे कई सारे ब्रांचेस और राजपूत रूलर्स कंट्रोल कर रहे थे, जिसमें हमारे पास चंडेलास, भार, बघेलास और कई सारे और राजपूत चिफ्टन्स आते। ये तो बहुत साफ हो चुका था कि राजपूत जो है वो राजपूत के जो एफर्ट्स है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस ऑफ टर्क्स को इफेक्ट तो नहीं डाल रहे थे, ये तो क्लियर हो चुका था। बट टर्क्स, वो जो नहीं होता एक डर का करना कि खतरे में हो आप खतरे में हो, वो जो आप खतरे में होकर जो सेफ्योर साइकोसिस होता है ना, इंटरनल डिसेंशन का, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी इस्तेमाल किया था। बट इस टाइम पे खतरा क्रिएट कौन करा? हिंदूज। ये यूज करने की कोशिश की थी। कई सारे एफर्ट्स लिए गए थे कि एक इंडिपेंडेंट किंगडम को मैं कार्व आउट करूंगा, इसमें करलुक्स का एक बहुत मेजर रोल रहा, जो मंगोल थ्रेट को इस्तेमाल कर रहे थे कि मंगोल्स खतरा क्रिएट करेंगे, आप खतरे में हो। और इसके थ्रू इसने क्या किया, को युद्ध पे कंट्रोल किया। कोई युद्ध कई बार मंगोल्स के अंडर में गया, बट मेजोरिटी टाइम वो करलोक्स जो थे उनके अंडर में ही रहा, जो इंपॉर्टेंट है। सिंध में भी कई सारे गवर्नर जो थे वो इंडिपेंडेंस का झंडा उठा चुके थे, और उसमें से कई सारे थे वो मंगोल शुना, ये शुना जो है टर्म मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, उसको एक्सेप्ट किया था, ये कहते हुए कि मैं मतलब ये शुना का मतलब ये हो सकता है कि रॉयल ऑनर की तरह था, यहाँ पे बता रहे थे कि अब मैं हम जो है वो दिल्ली से फ्री। बंगाल में भी देखे तो बंगाल में बताया था एक काइंड ऑफ एक कॉफिन था बिग पावर्स के लिए। तो जैसे दिल्ली कमजोर होता है, इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप था कि दिल्ली कमजोर होगा तो बंगाल जो है वो इंडिपेंडेंस की तरफ जाना शुरू कर देगा। कई सारे गवर्नर्स होते वो इवन ये भी कोशिश कर रहे थे कि अपना कंट्रोल एक्सटेंड करे बिहार और मानिकपुर और इवन अवध तक। बट अगर वो सक्सीड हो जाते तो ये कहा जाता है टर्किश सुल्तान्स को कई सारे चीजों का सामना करना पड़ता। इसमें सबसे पहले स्प्लिट ऑफ टेरिटरी होता, स्प्लिट ऑफ किंगडम होता है इससे, और दूसरा इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पड़ जाते। बलबन का सबसे बड़ा नाइटमेयर जो इसमें आया था वो था तुगलक खान का रिवोल्ट। एक भरोसेमंद आदमी, बट अपने आप में बहुत पैसा, बहुत आर्मी को इकट्ठा करने के बाद इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था, अपने नाम पे खुतबा पढ़वा दिया था। खुतबा पढ़ने का मतलब वो सीधा ये कह रहा है कि मैं सुल्तान हूं, मैं राजा हूं। बलबन पावर शेयर करने में जनक आता नहीं था, उसने दो लोगों को भेजा तुगलक को सबमिट करवाने के लिए, बट दोनों को शर्मिंदा होकर वापस आना पड़ा। बलबन गुस्सा में जाता है कि अब मैं खुद रेड करूंगा और तुगलक के गर्दन को उड़ा दूंगा, पर दिल्ली छोड़ के जाना मुश्किल था, तो उसने फखरुद्दीन जो कि कोतवाल था दिल्ली का, उसको पावर शेयर किया, उसको डिसीजन लेने का अधिकार दिया, तब तक बलबन ईस्ट में था। बलबन ने 2 सालों की कड़ी मेहनत के बाद तुगलक खान को पकड़ा, उसके गले को उड़ाया और पूरा पोसेशन शहर में घुमाया। उसके बाद हमें देखने मिलता है कि बुगरा खान जो थे उसको अपॉइंट किया गया एज गवर्नर ऑफ ईस्ट, एंड देन आफ्टर जैसे बलबन की मृत्यु होती है, बुगरा खान वही इंसान था जिसने 40 साल तक
बंगाल में कंट्रोल करा और एक अपना किंगडम को स्टैब्लिश करा। तो दिस इज द एंड फॉर दिस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा और आपको कई सारे कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी भी हुई होगी, कहानी की क्लैरिटी हुई होगी कि एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही या पीरियड ऑफ टाइम पे क्या क्या चीजें चल रही पैरेलल, राइट? सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फीडबैक्स, अपने सजेशंस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो प्लीज फॉलो करें हमारे इंस्टाग्राम पेज को। वहां पर आपको बायो में ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कमिंग डेज में अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलरेडी कई सारे पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको भी जाके वहां से पढ़ सकते हैं। एंड किसी भी तरह की डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में भी मैसेज ड्रॉप करके अपने इशू को रिजॉल्व करवा सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिए एंड जय हिंद।